Hello, my dear students. Let us continue the history lesson, the Indian subcontinent and history. We have already completed two parts of this lesson. So let us continue today. This is the third part and the last one. Okay. So just before we had studied about the Thar Desert. हमने इससे पहले थार डेसर्ट के बारे में स्टडी किए थे. Now the next one is the Deccan Plateau. The Deccan Plateau. The region between the east and the west coast of India tapers off to the south. The region area between the east and the west coast of India tapers off means becoming narrower. Becoming narrower means पतला होते जाता है. Towards the south. साउथ साइड में जाते जाते ये जो रीजन है ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच का जो एरिया का चौड़ाई है कम होते जाता है. दैट इज कॉल्ड टेपर्स ऑफ. ओके, here I am showing you the map of India and the region of east coast is here. ये ईस्ट बे ऑफ बंगाल यहाँ पर हुआ. ये पूरे रीजन ईस्ट कोस्ट होता है, ये कोस्टल रीजन. और वेस्ट कोस्ट यानी ये अरेबियन सी का साइड हुआ, ये पूरे वेस्टर्न कोस्ट हुआ. ये दोनों के बीच का जो एरिया है यानी ये जो जितना इधर से मैं जो शेड कर रही हूँ ये पूरे एरिया. ओके, यहाँ से जैसा इधर तक नीचे जाते जाते यानी टुवर्ड्स साउथ, साउथ साइड में जाते जाते इसका देखो चौड़ाई, इसका विड्थ कम होते जाता है. दैट इज कॉल्ड द रीजन बिटवीन ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, सॉरी ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट goes on tapering off या continuously कम होते जाता है, narrower towards the south. Okay, this region has the Arabian Sea to its west. ये जो अभी मैंने शेड मार के दिखाया था आपको, ये जो रीजन है वो उसके वेस्ट साइड में अरेबियन सी है और साउथ साइड में आप जानते हैं इंडियन ओशन है और and the Bay of Bengal to its east और उसके ईस्ट साइड में Bay of Bengal है. A region thus bound by the sea on three sides is called a peninsula. वैसा एक region, I have told you this point before also in the beginning of the lesson. A region bound by the sea on three sides is called a peninsula. एक एरिया, कोई भी एक जगह जिसका तीनों तरफ पूरे पानी है या सी है, फोर्थ साइड में लैंड है, ऐसा कोई जगह को कहते हैं पेनिनसुला. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द रीजन विच इज कंप्लीटली सराउंडेड ऑन ऑल द फोर साइड्स बाय सी इज कॉल्ड एन आइलैंड. एक जगह जहाँ पर जिसके चारों तरफ अगर सागर से घेरे हुए हैं तो उसे हम आइलैंड कहते हैं. अगर चार साइड के बदले तीन साइड में सागर से घेरे हुए तो उसे पेनिनसुला कहते हैं. सो इंडिया इज अ पेनिनसुला. और उसमें नॉर्थ साइड का एरिया छोड़ दो, जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह, तो मिडिल से अगर नीचे साउथर्न साइड में जाओगे तो वो पेनिनसुलर शेप हमें क्लियरली पता चल जाएगा. तो ऊपर के हिस्से में नॉर्थर्न हिस्से में पूरा लैंड है और साउथ और वेस्ट और ईस्ट में इंडिया के वाटर है या सी है. तो इंडिया इज अ पेनिनसुला. अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला इज ऑक्यूपाइड बाय द डेक्कन प्लेटो. और ये इंडियन पेनिनसुला का मैक्सिमम एरिया किससे बने हुए हैं? डेक्कन प्लेटो. दैट रीजन इज कॉल्ड अ प्लेटो. व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्लेटो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट. अकॉर्डिंग टू द सी लेवल के हिसाब से एकदम प्लेनी रीजन होगा, सी लेवल से ज़्यादा ऊंचा नहीं है, कम हाइट में प्लेन रीजन है, तो उससे इंडियन या कोई भी एरिया का प्लेन्स कहते हैं, PLAINS. और प्लेनी रीजन से भी थोड़ा हाइटेड हो गया और जैसे कि एकदम कट टू कट ऐसा हाइट बना कर रखा है, एक टेबल प्लेटफॉर्म जैसा जो एरियाज होते हैं उसे प्लेटियोस कहते हैं. और प्लेटो से भी हाइट बहुत ज़्यादा है, 900 मीटर से भी ज़्यादा, एकदम थोड़ा नुकीला जैसा एकदम ऊपर जो एरिया होता है उसे माउंटेन कहते हैं. तो मेनली ये तीन प्लेस होता है, एक प्लेन और एक प्लेटियो और एक माउंटेन. और उसके अलावा जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वो सागर के आसपास में होते हैं, सागर किनारे के आसपास के रीजन्स जो होते हैं उसको कोस्टल रीजन्स कहते हैं. तो हम एक बार इंडियन पेनिनसुला के बारे में देखते हैं और ये पूरे पैराग्राफ हमारा होने के बाद हम उसको मैप में वापस देखेंगे. द माउंटेन रेंजेस ऑफ विंध्या एंड सतपुड़ा आर लोकेटेड
टू द नॉर्थ ऑफ इन डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो के नॉर्थर्न साइड में, नॉर्थ साइड में दो बड़े बड़े माउंटेन्स है जिनका नाम है विंध्या और सतपुड़ा। ओके, चलो हम मैप में एक बार देख लेते हैं। विंध्या सतपुड़ा इंडिया के नॉर्थ साइड में है, सॉरी इंडिया में डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ साइड में है। इस मैप में देखो ऑलमोस्ट ये जो इतना एरिया मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये जो एरिया है यहाँ से इतना ऑलमोस्ट करीब करीब ये हमारा डेक्कन प्लेटो का एरिया है। ओके, और डेक्कन प्लेटो के एरिया के लेफ्ट साइड में तो होता है, यानी ये वेस्ट साइड में होता है कोस्टल रीजन, ईस्ट साइड में भी दूसरा कोस्टल रीजन होता है, और ये डेक्कन प्लेटो का वेस्ट में अरेबियन सी आता है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल आता है, और साउथ में इंडियन ओशन आता है। ओके, और ये इंडिया क्यों एक पेनिनसुला है, देखो ये पूरे एरिया में पूरा लैंड है, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर वाटर और नीचे वाटर, यानी वन साइड लैंड, 1 2 3 साइड्स वाटर। इंडिया अपने 3 साइड्स में वाटर से, जो जितने भी ब्लू कलर का दिखा रहा है आपको, ये पूरे वाटर है। ओके, तो 3 साइड इंडिया का वाटर से यानी सी से घेरे हुए हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ पेनिनसुला। और इंडिया को एक पेनिनसुलर कहते हैं। इंडिया जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, उसमें मैक्सिमम पार्ट डेक्कन प्लेटो कवर कर लेता है। ओके, ये पेनिनसुला का मैक्सिमम पार्ट डेक्कन प्लेटो होता है। और डेक्कन प्लेटो के नॉर्थर्न साइड में, नॉर्थ साइड में करीब ये एरिया में समझो, नॉर्थ साइड में आप क्या है करके आपने पढ़ा, सतपुड़ा और सह्याद्री, सॉरी विंध्या माउंटेन्स, विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन्स डेक्कन प्लेटो के नॉर्थर्न साइड। नॉर्थर्न साइड कोई भी एक जगह का नॉर्थर्न साइड क्या होता है, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, इसके लिए वीडियो आगे पीछे हो गए। नॉर्थर्न साइड बोलेगा तो ये ऊपर का हिस्सा हुआ, सदर्न साइड नीचे हुआ, ये ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, ये भूलना नहीं। ओके, सो नॉर्थर्न साइड में विंध्या और सतपुड़ा दो माउंटेन रेंजेस है। और उसके बाद अगर हम पैराग्राफ में देखोगे तो वेस्टर्न घाट्स के बारे में बताते हैं। वेस्टर्न घाट बोलेगा तो हमारा ये महाराष्ट्र हुआ, ये यहाँ पर जो दिया हुआ चीज़ है ये महाराष्ट्र है, ये स्टेट, और यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में या इसके वेस्टर्न साइड में और एक माउंटेन आता है, उसको हम सह्याद्री नाम से पुकारते हैं। ये सह्याद्री माउंटेन को और एक नाम होता है वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट अगर आप देखोगे ना, यहाँ से पूरे फैला हुआ रहता है। ये जो महाराष्ट्र का यहाँ पे शुरुआत होता है ना, यहाँ से लेकर इधर तक ये पूरे माउंटेन कंटिन्यू, ये जस्ट केरला के जस्ट टच तक जाता है। तो इसे वेस्टर्न घाट या फिर सह्याद्री माउंटेन्स कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। टू द वेस्ट ऑफ सह्याद्रीज इज द कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण एंड मलबार। और ये सह्याद्री जो मैंने अभी मार्किंग करके आपको बताया, वेस्टर्न घाट या सह्याद्री जो महाराष्ट्र से ऑलमोस्ट केरला के करीब तक आ जाता है, वो बहुत बड़ा एक माउंटेन रेंज है। ओके, तो ये माउंटेन रेंज, अगर हम कोंकण रेलवे से जाओगे तो ऑलमोस्ट ये माउंटेन रेंज के एरिया से तो हम पार होके जाते हैं। तो टू द वेस्ट ऑफ सह्याद्री से, सह्याद्री के और वेस्ट साइड में आता है कोस्टल रीजन। वो कोस्टल रीजन में एक है कोंकण कोस्टल और दूसरा मलबार कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन यानी सागर के पास का एरिया। तो दो कोस्टल रीजन वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में आता है, दैट दोस आर कोंकण कोस्टल रीजन एंड मलबार कोस्टल रीजन। द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेटो आर नोन एज द ईस्टर्न घाट्स। घाट का मतलब ही होता है बच्चा, बड़े बड़े माउंटेन रीजन्स को घाट कहते हैं। एक्चुअली माउंटेन में जो पासेस होते हैं, पास घाट वगैरह, माउंटेन के डिफरेंट पार्ट्स हो गए। ओके, तो ऑलरेडी हमने पास देखा था, बोलान पास, खैबर पास वगैरह, इसी तरह घाट। तो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या फ़र्क है, ये जो कोंकण कोस्ट, सॉरी ये डेक्कन प्लेटो का रीजन जो है, उसके वेस्ट साइड में जो सह्याद्री माउंटेन रीजन होते हैं, वो सह्याद्री माउंटेन रीजन को वेस्टर्न घाट कहते हैं। और कोंकण, सॉरी डेक्कन प्लेटो के ईस्ट साइड में भी कुछ माउंटेन रेंजेस होते हैं, वो माउंटेन रेंजेस को ईस्टर्न घाट कहते हैं, ईस्टर्न घाट। नाउ डेक्कन प्लेटो हैज़ फर्टाइल लैंड वेयर मेनी पोस्ट हैरपन एग्रेरियन कल्चर्स फ्लरिश्ड। डेक्कन प्लेटो बहुत ही फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड मीन्स उधर का मट्टी बहुत ही अच्छा है झाड़ वगैरह बढ़ने के लिए। वेयर, जहाँ मेनी पोस्ट हैरपन एग्रेरियन कल्चर फ्लरिश्ड। हैरपन कल्चर हमने देखा,
हड़प्पा मोहनजोदड़ो मैंने आपको बताया कुछ पहले का सिविलाइजेशन होता है और उसके बहुत सारे रिमेन्स वगैरह हिस्टोरियंस को मिला तो उन लोगों ने उसके बारे में स्टडी किया। अभी ये पोस्ट हैरपन क्या है? पोस्ट हैरपन मतलब हैरप्पा के बाद, पोस्ट हैरपन, पोस्ट वर्ड का मीनिंग होता है पास्ट, होकर, बाद। ओके, यानी कोई भी इंसिडेंट के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद, सो दैट इज पोस्ट हैरपन। हैरपन सिविलाइजेशन के बाद यहाँ पर कुछ एग्रेरियन कल्चर फ्लरिश हुआ। फ्लरिश वर्ड का भी मीनिंग मैंने बताया था, फ्लरिश मतलब डेवलप होना इन अ फास्ट रेट। सो यहाँ पर पोस्ट हैरपन एग्रेरियन कल्चर मीन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ऐसा कल्चर डेवलप हुआ। डेक्कन प्लेटो वॉज अ पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर, द लार्जेस्ट इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का बहुत बड़ा एक एम्पायर है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पायर? वो एरिया, बहुत बड़ा एरिया जिसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स, कंट्रीज सब हो सकता है, and which is under the control of a big ruler. The area which may contain many countries or many states, which is under the control of a big ruler is called a empire. तो इन डेक्कन प्लेटो ज़्यादातर मौर्य एम्पायर का हिस्सा रहा है। आपने पहले ही बहुत सुना होगा ऐसे कि मुग़ल एम्पायर में कौन है? अकबर बादशाह है ना, अकबर बीरबल का वगैरह स्टोरी वगैरह आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये मुग़ल एम्पायर, मौर्य एम्पायर, चोला एम्पायर, ऐसा बहुत सारे एम्पायर, बहुत सारे राजा लोग हमारा देश में रूल करते थे एक ज़माने में। तो उसमें से सबसे बड़ा जो एम्पायर जिसका बहुत ही वास्ट एरिया होता था वो था मौर्य एम्पायर। तो ये डेक्कन प्लेटो मौर्य एम्पायर का एक पार्ट हुआ करता था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, अभी कोई भी एक राजा लोगों का रूलिंग होता है ना, तो कुछ साल के बाद क्या हो जाता है, उससे भी पावरफुल कोई रूलर आ जाते हैं, या फिर उनके रूलर कमज़ोर हो जाने की वजह से वो बराबर लोगों को संभाल नहीं पाते, अपना रूलिंग कर नहीं पाते। तो क्या होता है, कोई कोई एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन हो जाए मतलब एकदम फॉल हो जाता है, गिर जाता है या कमज़ोर हो जाता है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद सेवरल अदर किंगडम्स एंड स्मॉलर एम्पायर्स कंटिन्यू टू फ्लोरिश इन दिस रीजन। बहुत सारे और भी छोटे छोटे राजा लोग आया, अपना किंगडम बनाई एरिया में, बहुत सारे और रूलिंग्स एम्पायर वगैरह चलते गए, पर इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मौर्य एम्पायर था। नाउ द सिक्स्थ वन इज द आइलैंड्स इन द सी, दैट ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी seen, the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. Andaman and Nicobar Islands, where is the position of Andaman and Nicobar Islands? Yes, you are correct. It is in Bay of Bengal, otherwise towards the part of Indian Ocean. And in where is Lakshadweep? Yes, it's in Arabian Sea. Okay, they are the group of small islands together. Andaman and Nicobar are the Indian islands in the Bay of Bengal. Lakshadweep is a group of Indian islands in the Arabian Sea. This I have already showed you in the map. The location of these islands may have been important in ancient sea route. ये जो आइलैंड इस तरह है सागर के अंदर की, शायद may have been important, शायद ये एंशंट सी रूट में, यानी पुराने ज़माने में जब सी के ज़रिए सी के ज़रिए लोग आते जाते रहते थे, वो स्पेशली एंशंट सी ट्रेड यानी सागर के ज़रिए जो बिजनेस किया जाता था उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ होगा। ओके, सी रूट क्यों वो ज़माने में पहले? क्योंकि बड़े बड़े बल्क में यानी बहुत बड़े क्वांटिटी में सामान एक देश से दूसरे जगह में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ले जाने के लिए शिप का यूज़ करते थे और अभी भी शिप का यूज़ करते हैं। दो देयर इज़ एरोप्लेन कैनॉट होल्ड दैट मच हेवी मटेरियल्स, और इतना सारा सामान एरोप्लेन कैरी नहीं कर पाते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेस का, ट्रेड का सामान सब कार्गो बोलते हैं उसको, ये किसके थ्रू यहाँ वहाँ अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पहुँचाते हैं? सी के ज़रिए। ओके, दैट इज़ सी ट्रेड। द manuscript means, you know what is manuscript means a hand written book or hand written document rather than typing. हाथ से लिखा हुआ बुक या डॉक्यूमेंट, जो टाइप किया हुआ, प्रिंट किया हुआ नहीं, उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। द मैन्युस्क्रिप्ट जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी और हैंडबुक ऑफ द रेड सी। एक मैन्युस्क्रिप्ट का नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी और हैंडबुक ऑफ द रेड सी। मेक्स अ मेंशन ऑफ इंडियन आइलैंड्स। इस बुक में, ये मैन्युस्क्रिप्ट में इंडिया के आइलैंड्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, जिक्र किया हुआ है, बताया है।
It has been written by an unknown Greek sailor. Nobody knows who has written this. किसी को भी नहीं पता है ये बुक किसने लिखा है. कोई तो एक ग्रीक सेलर है. सेलर मीन्स द पर्सन हु ट्रैवल बाय सी विद द हेल्प ऑफ शिप और बोट. मतलब सी से ट्रैवल करके किधर जाने वाले व्यक्ति को सेलर कहते हैं. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंडियन islands, islands in the sea. Dear students, see, in your textbook there is a small map given, India physical, and the Deccan Plateau is given in this map. ये मैप में आपको डेक्कन प्लेटो का इमेज डार्क कलर में, देखो यहाँ पर चॉकलेटी कलर जो दिया हुआ है, उतना एरिया पूरा डेक्कन प्लेटो हुआ. और ये डेक्कन प्लेटो के राइट साइड में जो वाइट में आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ कोस्टल रीजन. पर कोस्टल रीजन और भी इधर करीब है. और ये जो वाइट कलर में आपको ईस्टर्न घाट दिखाई देगा. और यहाँ पर जो है वाइट कलर के इस पार जो एरिया, ये कोस्टल रीजन होता है. और यहाँ पर जो वाइट कलर यहाँ पे ये देखो एकदम बारीक है, ये वाइट कलर जो है वेस्टर्न घाट को दिखाया हुआ है. वापस से आप देख सकते हैं, ईस्टर्न घाट ऑन द राइट साइड मीन्स ऑन द ईस्ट साइड, वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्ट साइड, एंड द मिडल चॉकलेटी कलर रीजन इज डेक्कन प्लेटो. ओके, so these were the different parts of geographical parts of India which we had already seen. Up till now we studied. Now the Indian subcontinent. This word was again coming in this lesson, Indian subcontinent, and I explained you what is Indian subcontinent, but let us go through the textbook also. Okay, the cities of Harappa and Mohenjo-daro are in today's Pakistan. I told you about Harappan civilization and Mohenjo-daro and all. So ये दोनों सिटी आज पाकिस्तान में. Previously it was in India because you know what is the reason. After independence, Pakistan was separated from India and these two places were given to Pakistan. Now ये जो पाकिस्तान हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या क्या कंट्रीज है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया. पाकिस्तान, आज का ज़माने का जो अभी जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म द रीजन नोन एज द साउथ एशिया. ये आपको मैंने बताया. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया, ये पूरे मिलाकर क्या होता है, पूरे साउथ इंडिया होता है, जिसको Indian subcontinent कहते हैं. Why it is called Indian subcontinent, that we'll see. Considering the expanse and significance of India in this region, it is known as the Indian subcontinent. ये जो इतने कंट्रीज है हमारा, देखो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, कितने कंट्रीज हो के पूरे 7. ये पूरे के पूरे 7 कंट्रीज में सबसे बड़ा हमारा इंडिया है, और सबसे ज़्यादा इसमें से डेवलप्ड भी हमारा इंडियन कंट्री है, इंडिया है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और सब कुछ सभी तरीके से देखेगा तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी इंडिया को है. इसीलिए ये पूरे रीजन को इंडिया का नाम से सब कॉन्टिनेंट वर्ड दिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इस तरह इसको ये एरिया को बोलने लगा, ऐसा बुलाते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नाउ the Harappan civilization had spread mainly in the northwestern part of Indian subcontinent. एक्चुअली इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ और वेस्ट रीजन, नॉर्थ और वेस्ट के बीच के एरिया में पूरे हैरप्पन सिविलाइजेशन यानी टुवर्ड्स द पंजाब एरिया. चाइना एंड म्यांमार. अभी हम हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नेबर्स को देखते हैं, यानी नेबर मतलब हमारे नेबर हमारे पास में रहने वाले लोग होते हैं ना. तो इसी तरह हमारा कंट्री का नेबर हमारे कंट्री के बाजू में रहने वाले कंट्रीज होते हैं. तो चाइना और म्यांमार आर नेबरिंग कंट्रीज, आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया. चाइना और म्यांमार हमारे साउथ एशिया में नहीं आता. ओके, चाइना बहुत बड़ा अलग सा एक कंट्री है, वो साउथ एशिया में नहीं, एशिया में ज़रूर है पर साउथ एशिया में नहीं है, और म्यांमार भी नहीं है, और इसीलिए वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं है, और द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. हाउएवर दे हैड कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशंस विद एंशिएंट इंडिया. लेकिन उनको भी हमारे इंडिया के साथ पुराना ज़माने से, एंशिएंट टाइम से लेकर कल्चरल रिलेशन भी है, ट्रेड रिलेशन भी है, यानी बिजनेस भी एक दूसरे के साथ करते थे, और हमारा कल्चर वहाँ और वहाँ का कल्चर यहाँ पे ट्रांसफ़र भी हुआ करता था. दे हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. इफ़ वी वांट टू स्टडी अबाउट द एंशिएंट इंडिया, देन वी हैव टू
have a look on India, sorry, China and Myanmar also. We cannot leave them as it is. Before studying Indian history, we should know something about China and Myanmar, which are our neighboring countries. So, my dear children, this was all about this lesson. Hope you understood the lesson well. If you don't understand, or if you have any doubt, please let me know. Anyhow, please give me your feedbacks. Okay, thanks for watching. See you in the next video with our next subject. Bye bye.